आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? मुगल साम्राज्य। तो हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो है बाबर। कौन है? बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ था? इसके जन्म की बात करें तो 14 फरवरी 1483। यानी बाबर के जन्म के बारे में बात करें तो बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्य एशिया के छोटे से राज्य। कहाँ? मध्य एशिया के छोटे से राज्य फरगना में हुआ था। मध्य एशिया के छोटे से राज्य फरगना में इसका जन्म हुआ था। तो इसके जन्म स्थान के बारे में पूछा जाए तो क्या है? फरगना। इसका जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। कहाँ है? मध्य एशिया का एक छोटा सा राज्य फरगना। ये तैमूर वंशी थे। अगर इनके वंश के बारे में पूछा जाए, ये क्या थे? तैमूर वंशी थे। ये तैमूर वंशी थे। ठीक। अब इनके पिता के बारे में जाने। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। माता का नाम उनकी माँ का नाम था कुतलुग निगारम खान। कुतलुग निगार खान, ये इनकी माता का नाम था। क्योंकि जानकारी थी, हमने समझ लिया। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के छोटे से राज्य फरगना में हुआ था। एक इनके वंश के बारे में बात करें तो तैमूर वंशी थे। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। माता का नाम कुतलुग निगार खान था। ठीक। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन से काम किए। इनका पूरा नाम, अगर इनके पूरा नाम के बारे में अगर पूछा जाए कि बाबर का पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। इनका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके बारे में हमने लगभग सब चीजें जान ली कि बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। इनका वंश कौन सा था? तैमूर वंशी थे। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुग निगार खानम, और इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अब हम इनके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि जब ये 11 वर्ष 4 माह का था, यानी जब बाबर 11 वर्ष 4 माह का था, तभी इसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। कहने का मतलब कि जब वो 11 वर्ष 4 माह का था, लगभग 12 वर्ष की उम्र में उसने गद्दी को संभाल लिया था। अब आप लोग सोच सकते हैं कितनी कम उम्र रही होगी जब वो गद्दी पे बैठा होगा। यानी जब वो 11 वर्ष 4 माह का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। लगभग 12 वर्ष की उम्र में वो राजा बन गया। ठीक है। अब हम इसके बारे में जानते हैं, इसके सामने क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे ये अपनी जिंदगी को काट रहा है, किस तरह से लड़ाइयां लड़ रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। में अगर हम बात करें तो 1497 ईस्वी में ये क्या करता है? समरकंद को जीत लेता है।
क्या करता है, 1497 ईस्वी में बाबर समरकंद को जीत लेता है। जब 1497 ईस्वी में समरकंद को जीत लेता है तो जीतने के बाद ये निकल जाता है फरगना को जीतने के लिए। यानी समरकंद को तो जीत लिया था, अब यहां से ये तैयारी करता है कि अब हम चलते हैं फरगना को जीतने के लिए। ये यहां से क्या जीतने के लिए निकलता है, बाबर जब 1497 ईस्वी में समरकंद को जीत लेता है तब ये चलता है कि यहां से चलता है फरगना को जीतने के लिए। जब फरगना को जीतने के लिए चलता है, यहाँ पे शासन कौन कर देता है, इसका चचेरा भाई अली, यानी बाबर का जो चचेरा भाई था, चचेरा भाई अली, यही समरकंद पे शासन करता है। अब जब बाबर यहां से चल देता है, समरकंद से फरगना जब जाता है तो वहां पे इसको निराशा ही मिलती है। क्या होती है, फरगना में इसको निराशा मिलती है और ये लगभग 1 सालों तक, यानी 1498 ईस्वी से 1498 ईस्वी में माना जाता है कि लगभग 1 वर्ष से ज्यादा, यानी 1 वर्ष से ज्यादा समय, 1 वर्ष से ज्यादा समय इसने खाना बदोशों वाली जिंदगी में दी। खाना बदोशों वाली जिंदगी व्यतीत की। माना जाता है कि इसने लगभग 1 वर्ष से ज्यादा समय खाना बदोशों वाला जीवन व्यतीत किया। ठीक है, और उसके बाद से फिर 1500 ईस्वी में समरकंद को फिर जीत लेता है। यानी 1500 ईस्वी में ये फिर से किसको जीत लेता है, समरकंद को जीत लेता है। 1497 में समरकंद को जीता, आगे बढ़ा फरगना को जीतने के लिए, लेकिन इसके हाथों से फरगना भी निकल गया, समरकंद भी निकल गया। अब ये क्या कर रहा है, जब निकल गया तो 1498 में माना जाता है, 1498 में 1 साल से ज्यादा तक इसने खाना बदोशों वाला जीवन व्यतीत किया था, खाना बदोशों वाला जीवन व्यतीत किया। उसके बाद से 1500 ईस्वी में, यानी 1500 ईस्वी में ये फिर से समरकंद को जीत लेता है। जब 1500 ईस्वी में ये समरकंद को जीत लेता है, ठीक है, लेकिन उज्बेकों ने, यानी एक जात थी जिसे उज्बेक के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है, उज्बेकों ने इसे समरकंद छोड़ने के मजबूर कर दिया। 1500 ईस्वी में इसने समरकंद को जीत तो लिया था, लेकिन उज्बेकों ने इसे मजबूर कर दिया और मजबूरन इसे समरकंद को छोड़ना पड़ा। ठीक, यानी कहने का मतलब 1497 के बाद 1500 ईस्वी में इसने समरकंद को तो जीत लिया, लेकिन जो उज्बेक थे उन्होंने इसे इतना मजबूर कर दिया कि इसे मजबूरन समरकंद को छोड़ना पड़ा। 1504 ईस्वी में ये काबुल पर अधिकार कर लेता है, यानी इसके बाद से 1504 ईस्वी में ये काबुल पर अधिकार कर लेता है। कहां पे, काबुल। 1504 ईस्वी में बाबर काबुल पर अधिकार कर लेता है, काबुल को जीत लेता है और काबुल पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1504 ईस्वी में काबुल को जीत लेता है और 1507 ईस्वी में 1507 ईस्वी में ये जो मिर्जा की उपाधि थी ना, इसकी जो खानदानी उपाधि थी, कौन सी उपाधि थी, मिर्जा की उपाधि थी, इसे त्याग देता है। यानी 1507 ईस्वी में ये मिर्जा की उपाधि को त्याग देता है और कौन सी उपाधि को ग्रहण करता है, वो है बादशाह की उपाधि। कौन सी उपाधि, इसको त्याग देता है, यानी इसकी बात करें तो ये त्याग देता है और धारण करता है बादशाह की उपाधि। यानी 1507 ईस्वी में अपने खानदानी जो मिर्जा की उपाधि, इसको खानदानी मिलती आ रही थी, उसको त्याग कर देता है, उसको छोड़ देता है और बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। और 1516 ईस्वी में
बाबर फिर समरकंद को जीत लेता है। 1516 ईस्वी में फिर क्या करता है, समरकंद को जीत लेता है। यानी कहीं ना कहीं इसका मेन था समरकंद। ठीक है, ये 1516 ईस्वी में फिर समरकंद को जीत लेता है, लेकिन ये जीत भी अस्थायी सिद्ध नहीं हुई। ये जीत भी अस्थायी सिद्ध नहीं हुई। जीत तो फिर लिया था, लेकिन फिर वहां पे रह नहीं पाया, अस्थायी सिद्ध नहीं हुआ और इसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद से यानी 1516 ईस्वी में जब बाबर अस्थायी नहीं रह पाया, यानी जीत तो गया लेकिन अस्थायी सिद्ध नहीं हुआ, वहां पे शासन नहीं कर पाया, तब ये भारत की ओर चला। अब ये किधर चल रहा है, भारत की। अब ये ध्यान दे रहा है भारत की ओर। अब ये किधर चल रहा है, भारत की ओर। अब भारत की ओर ध्यान देगा, क्योंकि उधर उसको मिल नहीं रहा था, इधर भारत से बुलाहट आ रही थी उसकी बार बार। कई जो राजा थे जो उसको बार बार बुला रहे थे, तो इसको लगा कि अब हमें भारत की ओर चलना चाहिए, भारत की ओर ध्यान करना चाहिए। अब ये भारत की ओर चलता है और 1519 ईस्वी में, कब, 1519 ईस्वी में। अब देखिए ये क्या करता है, किनारे किनारे से पहले किनारे किनारे के राज्यों को जीतता है और उसके बाद से पानीपत की लड़ाई में जाता है। तो 1519 में बाबर ने भेरा, खुसाब और चेनाब को जीत लिया था। 1519 में इसने किसको किसको जीता था, भेरा, खुसाब और चेनाब। 1519 में, सॉरी 1519 है, 1519 ईस्वी में भेरा, खुराब और चेनाब को वो जीत लेता है। यानी बाबर 1519 में इन प्रदेशों पर विजय पा जाता है और इसके बाद से 1520 में ये आगे बढ़ता है। 1520 में ये क्या करता है, आगे बढ़ता है। 1520 ईस्वी में ये क्या करता है, बदखसा को जीत लेता है। किसको जीत लेता है, बदखसा को जीतने के बाद हुमायूं को, अपने बेटे हुमायूं को दे देता है बदखसा को जीतने के बाद। 1520 में किसको जीतता है, बदखसा को। बदखसा को कब जीतता है, 1520 ईस्वी में। और जीतने के बाद इसको किसको दे देता है, अपने बेटे हुमायूं को दे देता है। हुमायूं को दे देता है और कहता है तुम इस पे सत्ता संभालो, और यहां से ये आगे बढ़ता है। यानी बदखसा को जीतने के बाद अपने बेटे को दे दिया, उसके बाद से आगे बढ़ता है और 1522 ईस्वी में कांधार को जीत लेता है। 1522 ईस्वी में किसको जीत लेता है, कांधार को जीत लेता है। 1522 ईस्वी में किसको जीत लेता है, 1519 में भेड़ा, खुराब और चेनाब को जीतता है। 1520 ईस्वी में बदखसा को जीतकर अपने बेटे हुमायूं को दे देता है। 1522 ईस्वी में ये कांधार को जीत लेता है। 1522 में से किसे जीत लेता है, कांधार को जीत लेता है। और ये किसे दे देता है, कामरान को दे देता है, कामरान को दे देता है। यानी यहाँ पे अपने बड़े बेटे हुमायूं को दे दिया, यहाँ पे 1522 में कामरान को जीतकर कामरान को सौंप दिया। उसके बाद से 1524 ईस्वी में इसने लाहौर को जीत लिया। 1524 ईस्वी में इसने किसको जीत लिया, लाहौर को जीत लिया। 1524 ईस्वी में इसने किसको जीता था, लाहौर को जीता था। और इसको जीतने के बाद इसको किसको दे दिया था, अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन कौन था, अलाउद्दीन जो था ना वो कौन था, इब्राहिम लोदी के चाचा थे। यानी जो इब्राहिम लोदी था जो शासन कर रहा था दिल्ली के ऊपर, उसके चाचा थे अलाउद्दीन, उनको दे दिया। लाहौर को जीतने के बाद अलाउद्दीन को दे दिया। अलाउद्दीन कौन थे, इब्राहिम लोदी के चाचा थे, इनको ये दे देता है। आगे बढ़ा जाए,
बारे में हम बात कर रहे हैं बाबर के बारे में, बाबर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलिए, हमने क्या देखा, ये कितनी लड़ाई लड़ा, 1519, 1520, 1522, 1524, 4 लड़ाइयां लड़ चुका था और 5वीं लड़ाई में ये पहुंचता है पानीपत में। कहां पहुंचता है? पानीपत में। पानीपत में ये कौन सी लड़ाई में पहुंचता है? 5वीं लड़ाई में पानीपत में पहुंचता है। 4 लड़ाइयां ये लड़ चुका होता है, 5वीं लड़ाई में ये पानीपत के मैदान में पहुंचता है। ठीक कौन कौन से? एक था 1519 में लड़ा था, दूसरा 1520 में लड़ा था, तीसरा 1522 में लड़ा था और चौथा 1524 में लड़ा था। ये भारत के किनारे किनारे के राज्य थे, यहाँ पे ये लड़ चुका था। यानी किनारे किनारे में 4 लड़ाइयां लड़ चुका था और 5वीं लड़ाई में ये पहुंचा पानीपत के मैदान में, जो भारत में एंट्री कर रहा है। यानी अब भारत में ये एंट्री कर रहा है कब? 1526 में। पानीपत की लड़ाई कब हुई? 1526। यानी ये भारत में कब पहुंचा? 1526 ईस्वी में। ये अभी भारत के किनारे किनारे हिस्सों पे लड़ा, 4 लड़ाइयां लड़ा और 5वीं लड़ाई में पहुंचा ये पानीपत के मैदान में। पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी बाबर और, ये लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? बाबर और किसके बीच हुई थी? किसके? हाँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। किसके किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें बाबर ने क्या किया? तुलगमा रण पद्धति को अपनाया। कौन सा रण पद्धति को अपनाया था? तुलगमा। इसमें सबसे सिद्ध इसका जो रणनीति था वो था तुलगमा रण पद्धति। इसने तुलगमा रण पद्धति को अपनाया इस युद्ध में और इस युद्ध को जीता। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत ज्यादा थी, बाबर की सेना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी केवल तुलगमा रण पद्धति को अपना के इसने पहली बार, भारत में पहली बार इसने तुलगमा रण पद्धति को अपनाया, जिसमें इसके 2 तोपची थे। 2 तोपची कौन कौन से थे? अली और मुस्तफा। अली और मुस्तफा 2 इसके प्रसिद्ध तोपची थे जो तुलगमा रण पद्धति में काफी काम करते थे और ये दोनों निपुण थे। दोनों निपुण तोपची थे, अली और मुस्तफा। इन्हीं के मदद से ये बाबर लड़ाई करता है और यहाँ पानीपत के मैदान में विजय होता है, यानी पानीपत के मैदान को जीत लेता है, यानी पानीपत की लड़ाई को जीत लेता है। और इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक होता है जो रणभूमि में ही मारा जाता है, रणभूमि में ही मारा जाता है। यानी बाबर का 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना आपस में लड़ती है, तो उसमें बाबर कौन से पद्धति को यूज करता है? तुलगमा रण पद्धति को अपनाता है। अपने बेटे को बाएं और दाएं साइड से भेज देता है और खुद बीच में घुस जाता है 2 तोपचियों के साथ, अली और मुस्तफा। इन दोनों के साथ ये घुसता है और उसके बाद से इब्राहिम लोदी रणभूमि में ही मारा जाता है और उसके बाद से बाबर की जीत हो जाती है। और इसके बाद बाबर दिल्ली और आगरा पे अपना सत्ता संभाल लेता है। कहां पे? दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा ये 2 जगह पर इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। जब ये इब्राहिम लोदी मारा गया तो ये दोनों जगह किसके हो गए? बाबर के। और बाबर ने क्या किया? ऐलान कर दिया कि अब बाबर कहां रहेगा? भारत में ही रहेगा और भारत में शासन करेगा, जिसकी वजह से काफी राजा थे जो नाराज हो गए। इसके बाद आप ये देखेंगे कि बाबर जब तक जीता हर साल एक लड़ाई लड़ता है, हर साल एक लड़ाई लड़ता है। यानी कहा जाए कि बाबर की जिंदगी लड़ते लड़ते ही खत्म हो गई। नहीं कि ये 1526 में लड़ाई लड़ाया, फिर 27 में लड़ेगा, फिर 28 में लड़ेगा, फिर 29 में लड़ेगा और 30 में तो ये मर जाता है।
ठीक है। तो ये रणभूमि में ही मारा गया और उसके बाद ये अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देता है। और इसमें ये क्या करता है, इसमें ये क्या करता है ना, जो काबुल के निवासी थे उनको एक एक यानी हर आदमी को, काबुल के जितने निवासी थे सबको एक एक चांदी के सिक्के बंटवा देता है। यानी काबुल का जो भी निवासी होता है हर एक निवासी को क्या करता है, एक एक चांदी का सिक्का बंटवा देता है। और इसी उदारता की वजह से लोग उसे कौन सी उपाधि दे देते हैं, कलंदर की उपाधि। कौन सा उपाधि, कलंदर की उपाधि। यानी पूछा जाए कलंदर की उपाधि से कब मिली थी, तो 1526 ईस्वी में पानीपत के जीत के बाद जब इसने प्रत्येक काबुल निवासी को, यानी जितने काबुल के लोग थे सबको एक एक चांदी का सिक्का बंटवाया, तो लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि दे दी। यानी इसी उदारता की वजह से इसे कलंदर की उपाधि मिली। ठीक है। और ये लड़ाई में हुआ था पानीपत का 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। क्लियर। यानी यहाँ पे हमने डेट नहीं बताया था इसलिए यहाँ पे डेट बता दिया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ था और इसमें इसको कलंदर की उपाधि मिलती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि बाबर को कलंदर की उपाधि कहाँ मिली थी, तो पानीपत के युद्ध जीतने के बाद उसने प्रत्येक काबुल के निवासियों को, जो काबुल के लोग थे उनको दिया था, एक एक चांदी का सिक्का दिया था और उसी उदारता के कारण लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि दे दी। अब आगे बढ़ते हैं 1526, 1527। 1527 में ये लड़ता है खानवा का युद्ध। 1527 में ये लड़ता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527। यानी ये हर साल एक लड़ाई लड़ता है, यानी हर साल ये एक लड़ाई लड़ता है। देखिए, जो भारत के बाकी राजा थे वो ये सोच रहे थे कि बाबर आएगा, लड़ेगा, दौलत लेगा, जीतने के बाद दौलत लेगा और दौलत लेने के बाद वो यहां से चला जाएगा। लेकिन जब इसने ऐलान कर दिया कि नहीं, अब हिंदुस्तान का बादशाह मतलब सत्ता मैं संभालूंगा, हिंदुस्तान पे शासन मैं भी राजा रहूंगा, हिंदुस्तान में शासन करूंगा, इसकी वजह से बाकी जो राजा होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद क्या होता है, जो राणा सांगा होते हैं, ठीक है, राणा सांगा वो खानवा के युद्ध में इससे लड़ाई करते हैं। जैसे जब राणा सांगा को ये बात पता चलती है तो उनका साथ देने के लिए कौन कौन से, ग्वालियर के, मारवाड़ के और अजमेर के, ठीक है, और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी साथ देता है इसका राणा सांगा का, कहता है ऐसा हम लोग साथ दे रहे हैं और आप एक काम कीजिए, युद्ध लड़िए और बाबर को यहाँ से भगा दीजिए कि बाबर यहाँ से चला जाएगा और हम लोग सत्ता संभाला जाएगा। और उसके बाद से ये खानवा का युद्ध होता है। बाबर को लगता है कि खानवा का युद्ध इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं जहां 4-5 लोग मिलकर लड़ रहे हैं और बाबर को अकेले लड़ना था। अब बाबर क्या करता है, बाबर अपने सैनिकों को मोटिवेट करता है। क्या करता है, अपने सैनिकों को मोटिवेट करता है और उसके बाद से इसी में ये जिहाद का नारा देता है। क्या करता है, जिहाद का नारा देता है और कहता है करो या मरो, यानी ऐसे भड़का देता है, ऐसे अपने सैनिकों को ऐसे धर्म के नाम पे भड़का देता है कि उन लोगों के सामने एक ही ऑप्शन होता है, या तो करो या मरो, यानी या तो इसको जीत लो, नहीं तो बाकी कोई चारा नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते हैं।
ठीक है। और इसी में ये युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा। इनका पूरा नाम था राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा का नाम था राणा संग्राम सिंह। इनके बीच युद्ध होता है। कहा जाता है कि इस युद्ध ने तय कर दिया कि बाबर भारत में रहेगा। पानीपत के युद्ध से तो बाबर एंट्री किया था भारत में, लेकिन इस युद्ध ने तय कर दिया कि बाबर अब भारत में रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है वो राणा सांगा की, यानी खानवा का जो युद्ध था ये काफी मजबूत युद्ध था। और इसके बारे में उसने अपने आत्मकथा में कहा भी है कि सबसे कठिनाई हमको किसी लड़ाई में हुई थी तो वो था खानवा का युद्ध। माना जाता है कि 20 घंटों का, यानी 20 घंटों तक लड़ाई चलती है। जब ये मैदान में उतरे, मैदान में उतरने के बाद माना जाता है कि लगभग 20 घंटों तक लगातार लड़ाई चलती है। युद्ध छिड़ गया, युद्ध छिड़ने के बाद 20 घंटे तक युद्ध रुका ही नहीं, लगातार चलता रहा, जिसमें राणा सांगा घायल हो गए। और घायल होने के बाद इन्हें हटा दिया गया और बाबर को विजयी घोषित कर दिया गया। यानी बाबर, जब देखिए युद्ध का उस समय का ये मतलब होता था जैसे राजा खत्म वैसे वहां की जो सैनिक होती थी वो लड़ाई करना बंद कर देती थी। कहती थी कि जब राजा ही मर गया तो हमको आदेश कौन देगा। उसके बाद जो राजा बच जाता था वही ये सत्ता संभाल लेता था। तो इसमें बाबर ने किस चीज का यूज किया था? जिहाद का। बाबर ने इसमें जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब ये होता है कि धर्म के लिए लड़ी गई लड़ाई। किसके लिए? धर्म के लिए लड़ी गई लड़ाई। और इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इसके बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। ठीक, बाबर ने यहां पे कौन सी उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की खानवा का युद्ध जीतने के बाद, यानी 1527 ईस्वी में वो गाजी की उपाधि धारण करता है। अपने सैनिकों को कैसे भड़काता है? जिहाद के नाम पे। ठीक है, जिहाद के नाम पे वो अपने सैनिकों को भड़काता है, लड़ाता है और 20 घंटों की भीषण युद्ध के बाद ये जीत जाता है। और जीतने के बाद ये गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, इसके बाद से आता है चंदेरी का युद्ध। 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 चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? हमने अभी कहा था कि हर साल वो एक लड़ाई रहता है। 1526 हो गया, 1527 हो गया, 1528 में लगेगा। 1528 में लड़ता है। कब? 20 जनवरी 1528 को। कब? 20 जनवरी। 20 जनवरी की बात है। यानी 20 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध होता है। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर और मेदिनी राय। बाबर इन पे हमला इसलिए करता है क्योंकि इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था। मेदिनी राय से लड़ने का इसका मेन मकसद बस ये होता है कि इसने राणा सांगा की मदद की। ठीक, अब राणा सांगा की मदद की थी इसलिए ये इससे भी लड़ता है। और इन दोनों के बीच युद्ध कब होता है? चंदेरी का युद्ध कब होता है? 20 जनवरी 1528 ईस्वी को ये दोनों आपस में लड़ते हैं। और उसके बाद से क्या होता है?
बाबर विजयी होता है, बाबर इसको जीत लेता है। और उसके बाद से इसमें कहा जाता है कि इसमें राजपूत जो थे ना, राजपूतों सेना की राजपूत सेना असंख्य सैनिकों को इसने मरवाया था। कहा जाता है कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ना, इसमें जो राजपूत सेना थे, असंख्य राजपूत सेनाओं को मारा गया था, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं, गिनती ही नहीं है कितने राजपूत सेना मारे गए। और इस युद्ध के बाद कोई राजपूत ऐसा नहीं बचा जो बाबर को ललकार सके। ठीक है, तो इस युद्ध में राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई और बाबर आगे बढ़ा। इस लड़ाई में कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। बाबर, ये लड़ाई कब हुई थी? 20 जनवरी 1528 ईस्वी को। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि बाबर विजयी हुआ, ये तो पता ही आपको। चंदेरी के किले को इसने अपने कब्जे में ले लिया। जो चंदेरी का किला था, इसको जीतने के बाद उसने क्या कर दिया? उसको अपने कब्जे में ले लिया और असंख्य राजपूत सेनाओं की लाशें बिछा दिया। असंख्य राजपूत सेनाओं की लाशें गिरी थी। और कहा जाता है कि इसके बाद कोई राजपूत सेना नहीं बची थी जो बाबर को लड़ता। इसके बाद ये लड़ता है घाघरा का युद्ध 1529। कौन सा युद्ध? घाघरा का। कब लड़ता है? 1529 ईस्वी में बाबर लड़ता है घाघरा का युद्ध। इसको पता था कि जो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, ठीक, अब इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ये भाग के बिहार चला आया था। बिहार आने के बाद ये अफगानी सेनाओं को इकट्ठा कर रहा था, अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा था। उसके बाद से बिहार से महमूद लोदी चलता है और इधर से बाबर चलता है और दोनों की मुलाकात कहाँ होती है? घाघरा में। दोनों की मुलाकात कहाँ होती है? घाघरा में। और इसी जगह पे दोनों के बीच युद्ध होता है। किसके किसके बीच? महमूद लोदी और बाबर के बीच। बाबर और महमूद लोदी, इन दोनों के बीच, बाबर और महमूद लोदी के बीच ये दोनों की मुलाकात कहाँ होती है? घाघरा में होती है। और वहीं पे दोनों आपस में भिड़ते हैं। ठीक है, और ये मुलाकात कब होती है? 6 मई 1529 ईस्वी को। कब युद्ध होता है? तो ये युद्ध होता है 6 मई 1529 ईस्वी को। 6 मई 1529 ईस्वी को ये युद्ध होता है और इसमें बाबर विजयी होता है। महमूद लोदी अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाता है और बाबर को विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि जो महमूद, इसमें जो ये जो लड़ाई थी ना, इसमें जो बाबर का तोपखाना था, इसकी वजह से इसकी विजय हुई। यानी ये जो इसका तोपखाना था ना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि माना जाता है कि इस लड़ाई में महमूद लोदी अगर हारत, उसका रीजन एक ही था, तोपखाना। यानी इस लड़ाई में जो तोपखाना था बाबर का, ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, जिसकी वजह से बाबर ने घाघरा का युद्ध जीता था। ठीक है, उसके बाद से बिहार को ये अपने अंदर में ले लेता है, क्योंकि बिहार में कोई बसता नहीं है, वहां से ये चला ही आ रहा है। अब ये क्या करता है? बिहार को भी अपने अंदर में ले लेता है। यानी बिहार पर भी कब्जा किसका हो जाता है? बाबर का हो जाता है। और उसके बाद से आपने देख लिया, हर साल ये लड़ाई करता ही है। और उसके बाद से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को
इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी बाबर की मृत्यु जो होती है वो कब होती है? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। आप देख सकते हैं मई में लड़ता है और उसके बाद से दिसंबर में इधर मर जाता है। ठीक है, उसके बाद से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? आगरा में। कहाँ होती है? आगरा में। आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। ये आगरा में तो मर जाता है, तो जाहिर सी बात है आगरा में मरेगा तो इसको दफनाया कहाँ जाएगा? आगरा में। इसको आगरा में दफना दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि आगरा से इसके शव को निकाल कर, यानी इसके लाश को निकाल कर ले जाके कहाँ दफनाया गया? काबुल में। कहाँ दफनाया गया? काबुल में। पहले दफनाया गया था आगरा में और अब उसकी लाश कहाँ पे है? काबुल में। यानी बाद में उसे निकाल के कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। इसीलिए आप देखिएगा कहीं भी उसके दफनाने की बात आती है तो यही आता है कि काबुल में दफनाया गया था। मरा था आगरा में, आगरा में मरने के बाद उसको वहां दफना दिया गया था, बाद में उसे निकाल के कहां दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं बाबर के बारे में। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम था बाबरनामा। इसका नाम क्या था? बाबरनामा। यानी जिस किताब में उसने अपने बारे में अपनी आत्मकथा को लिखा था उसका नाम क्या पड़ा? बाबरनामा। ये किस भाषा में था? तो तुर्की में था। ये किस भाषा में था? तुर्की में था। अगर हम ये पूछें कि ये बताइए जो बाबर का बाबरनामा था वो किस लैंग्वेज में था? तो तुर्की में था। और इसने एक काम और किया था, एक कर था तमगा। तमगा तमगा ये कर जो था इसने माफ कर दिया था मुसलमानों के लिए। किसके लिए माफ कर दिया था? मुस्लिमों के लिए माफ कर दिया था। तमगा कर तो इसने मुस्लिमों के लिए माफ कर दिया था। तमगा कर वो करता जैसे आप कोई व्यापार करते हैं तो टैक्स देते हैं, वैसे ही उस समय जब कोई व्यापार करता था या कोई चीज खरीदता बेचता था तो वो राजा को टैक्स देता था, तो उसी को कहा गया तमगा कर। यानी उस तमगा कर को मुस्लिम समुदाय के लिए उसने क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। ठीक है, आगे हम बात करें तो बाबरनामा, एक बाबरनामा या तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी, इसका जो फारसी में अनुवाद किया था वो किसने किया था? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। बाबरनामा, हाँ, इसको फारसी में किस लैंग्वेज में इन्होंने किया था? फारसी में बता। यानी जो बाबर का बाबरनामा था और तुजुक ए बाबरी था, इसका अनुवाद इन्होंने फारसी में किया था। ठीक है, अब्दुल रहीम इन्होंने किसमें चेंज किया था? फारसी में किया था। ठीक है, और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी की बात करें यानी इन्होंने किसमें किया था? फारसी में किया था। और इसी का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो किया था बेवरीज ने। बेवरीज ने, श्रीमती बेवरीज ने इसका अनुवाद किसमें किया था? अंग्रेजी में किया था। जो बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी था इसका अनुवाद किसमें? फारसी में किया था अब्दुल रहीम ने और अंग्रेजी में किया था श्रीमती बेवरीज ने।
ठीक है। और बाबर ने क्या किया था, रियाद